नमस्कार, मैं सी एस शाह, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, कोल्हान यूनिवर्सिटी। मैं आज आपको पीजी ज्योग्राफी सेमेस्टर 4 के रीजनल प्लानिंग के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले रीजनल कॉन्सेप्ट, प्रदेश की संकल्पना। प्रदेश की संकल्पना कोई नवीन चीज़ नहीं है। आदिकाल से ही जब मनुष्य अव्यवस्थित जिंदगी जीता था पुराने काल में, तब भी प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थिति के बावजूद भी वो अपने लिए एक ऐसे स्थान की प्रदेश को खोज लेता था जहाँ पर कि उसका जीवन सुखमय, सुरक्षित और अस्थायी रह सके। आज के समय में आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, राजनीतिक स्थिति संबंध इतने जटिल हो गए हैं कि कोई भी विषय, खासकर सामाजिक अध्ययन के विषय, इस प्रादेशिक संकल्पना के बिना से अछूता नहीं रह सकता है। और इसलिए ही कई भूगोलवेत्ताओं ने पुराने समय से ही इस बारे में, प्रदेश की संकल्पना के बारे में अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। रीजनल कॉन्सेप्ट। रीजन इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट। रीजन के बारे में अनेक भूगोलवेत्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। जैसे पहले विडाल डी ब्लास ने कहा कि वह क्षेत्र जहाँ पर कि भौतिक और सांस्कृतिक गुण वाले समानता पाए जाते हों उसे पेज कहा है। अर्थात उन्होंने कहा कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर कि भौतिक रूप से पूरा क्षेत्र समान हो या सांस्कृतिक रूप से पूरा क्षेत्र समान हो, उसे उन्होंने पेज कहा है। हर्बर्सन, उन्होंने पृथ्वी को बड़े जलवायु आधारित प्राकृतिक प्रदेश में बांटा है। एक ऐसा क्षेत्र जो किसी भी प्रकार की भौतिक अथवा सांस्कृतिक समानता को धारण करते हो। समानता किसी प्रकार से हो सकती है, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, कृषि, खनन, उद्योग आदि रूप में। जैसे एक सहारा मरुस्थल है, तो सहारा मरुस्थल में देखेंगे कि आप पूरे क्षेत्र में मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु वहाँ होगी। वस्तुतः भूगोलवेत्ताओं की मुख्य चिंता यह रही है कि पृथ्वी के सतह पर भौतिक व सांस्कृतिक असमानता से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के प्रदेश बनते हैं और उसका मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। और इस आधार पर क्षेत्र को हम 3 भाग में देख सकते हैं: फिजिकल, कल्चरल और ऑर्गेनाइजेशनल। फिजिकल में ऊंचावत, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति इत्यादि के अंतर्गत पाए जाने वाले क्षेत्र को हम देख सकते हैं। सांस्कृतिक में धर्म, भाषा आदि के आधार पर पाए जाने वाले क्षेत्रों को हम अध्ययन करते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन में सामाजिक, आर्थिक संस्थान वाले क्षेत्रों को हम अध्ययन करते हैं। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ रीजन। रीजनों की पहचान कैसे की जाती है? रीजनों की पहचान करने के लिए कई कारक हैं। जैसे पहला है कि लोकेशंस। क्षेत्रों का एक प्रमुख लोकेशन, एक फिक्स लोकेशन होगा, जैसे साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ वेस्ट यूरोप, मिडिल ईस्ट। अब जैसे हम मिडिल ईस्ट बोलते हैं तो हमारे दिमाग में आ जाता है वो मध्य पूर्व का क्षेत्र, जहाँ पर कि ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब इत्यादि देश आते हैं। रीजन्स हैव स्पेशल एक्सटेंट। रीजनों में कुछ स्पेशल एक्सटेंट हो गए, जैसे सहारा और थार मरुस्थल। अब आप देखेंगे कि सहारा में या थार मरुस्थल में पूरे क्षेत्र में एक प्रकार की समान जलवायु, अर्थात मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है और पूरा सूखा प्रदेश हो सकता है। वहाँ देखेंगे कि केंद्र की ओर समान विशेषताएं होगी और जैसे परिधि को जाएंगे विशेषताएं दूर होती जाती है। अर्थात जैसे आप कोई एक प्रदेश है, मान लीजिए वहाँ पर तमिल भाषा बोली जाती है। अब वहाँ देखेंगे केंद्र की ओर तमिल भाषा बोलने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और जैसे तमिल केंद्र से बाहर की जाते हैं उस भाषा बोलने वाली संख्या धीरे धीरे कम होती जाती है। हो सकता है कि परिधि पर आए तो कुछ लोग तमिल बोलने वाले हों, कुछ लोग अन्य भाषा बोलने वाले भी हों। उसी तरह तेलुगु भाषा, अगर तेलुगु भाषा वाला क्षेत्र है तो वहाँ पर केंद्र में आप देखेंगे कि अधिकांश लोग तेलुगु भाषा बोलते हैं, जबकि परिधि को जाएंगे तो तेलुगु बोलने वालों की संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी। और इस प्रकार जब ये दोनों क्षेत्र का जो बॉर्डर होगा वहाँ पर देखेंगे कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको तमिल बोलने वाले लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो तेलुगु बोलने वाले लोग होते हैं। अर्थात यह है कि केंद्र की ओर हम इससे देख रहे हैं कि केंद्र की ओर समान विशेषता होती है और केंद्र से बाहर हम जाते हैं तो परिधि की ओर वो समानता धीरे धीरे कम होती जाती है, अर्थात असमानता पाई जाने लगती है। किसी भी क्षेत्र में बाउंड्रीज होगा, सीमा होगा, वो सीमा भौतिक या सांस्कृतिक किसी प्रकार का हो सकता है। भौतिक जैसे मान लीजिए हिमालय है,
हिमालय शिवालिक क्षेत्र है, जैसे हिमालय शिवालिक क्षेत्र खत्म होता है यहाँ पर इंडो गैंगेटिक मैदान प्रारंभ हो जाता है, अर्थात गंगा सिंधु का मैदान। और देखें कि यहाँ पर इसकी विशेषता, हिमालय शिवालिक की विशेषता खत्म होती है, यहाँ पर गंगा सिंधु मैदान की विशेषता प्रारंभ हो जाती है। फिर वो जैसे वहाँ खत्म होगा वहाँ पर दक्कन पठार की विशेषता प्रारंभ हो जाती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि एक फिक्स हमें भौतिक रूप में एक सीमा दिखता है, भौतिक विभाजन स्पष्ट से यहाँ हमें दिखता है। जैसे देखेंगे फिर जनजातीय और गैर जनजातीय, जनजातीय क्षेत्र में देखेंगे कि जनजातीय लोगों की मुख्य विशेषता होती है, और जैसे वो वहाँ पर सीमा खत्म होती है, गैर जनजातीय क्षेत्र प्रारंभ होता है, वहाँ पर अलग तरह की विशेषता प्रारंभ हो जाती है। जैसे अब देखिए यहाँ पर ग्रामीण नगरीय, कोई इलाका ग्रामीण होगा और फिर ग्रामीण का गांव से जैसे बाहर जाएंगे सीमा होगी, वहाँ पर ग्रामीण विशेषता खत्म होती जाएगी, और नगर का सीमा प्रारंभ होगा तो नगरीय विशेषता प्रारंभ होती जाएगी। अर्थात ये जो सीमा रेखा है स्पष्ट रूप से आपको बताएगा कि कौन सा क्षेत्र ग्रामीण है और कौन सा क्षेत्र नगरीय है। अब रीजन है फंक्शनल और फॉर्मल। रीजन फंक्शनल हो सकता है या फॉर्मल हो सकता है। फॉर्मल अर्थात वहाँ समानता जो है किसी प्रकार की हो सकती है। जैसे देखिए कोई अगर हम जलवायु के आधार पर देखते हैं तो विषुवतरेखीय जलवायु हो सकती है, मानसूनी जलवायु हो सकती है, टुंड्रा वाला प्रदेश हो सकता है। और फंक्शनल में देखेंगे तो किसी प्रकार का इंटरेक्शन, आपस में आदान प्रदान, जैसे दिल्ली एनसीआर है। अब दिल्ली देखेंगे कि एक बहुत ही विकसित क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत तरह की सेवाओं की आवश्यकता होती है, और वो सेवाओं की पूर्ति उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं एनसीआर अर्थात नेशनल कैपिटल रीजन, वहाँ के द्वारा सेवाओं का प्रदान किया जाता है। अर्थात यहाँ पर सेवाओं का आदान प्रदान हो रहा है, और इस प्रकार ये फंक्शनल रीजन के अंतर्गत आएंगे। रीजन्स आर हायरार्किकली अरेंज्ड, अर्थात क्षेत्रों में एक पदानुक्रम होता है। जैसे उच्च गंगा यमुना दोआब है, उसके बाद मध्य यमुना गंगा दोआब आएगा, और उसके बाद निम्न गंगा यमुना दोआब। उसी तरह देखेंगे कि अब भारत में जैसे केंद्र है, केंद्र के बाद राज्य आता है, राज्य के बाद जिला आता है, जिला के बाद प्रखंड आता है, प्रखंड के बाद पंचायत। इस प्रकार इनका सभी क्षेत्रों का एक पदानुक्रम अस्थायी रूप से पाया जाता है। रीजन्स हैव ट्रांजिशनल बाउंड्रीज, कुछ क्षेत्र ऐसा होगा जिसका कि बाउंड्री जो सीमा रेखा है उसका विभाजन स्पष्ट रूप से नहीं होगा, वो क्लियर नहीं होगा कि किस प्रकार का वहाँ पर सीमा है। वहाँ कहीं टेढ़ी मेढ़ी रेखा हो सकती है, कहीं पर अस्पष्ट नहीं हो सकता है और अस्पष्ट रेखा हो, इस प्रकार। अब क्लासिफिकेशन ऑफ रीजन्स, रीजन के क्लासिफाइड करते समय हम 3 बातों का मुख्य रूप से ध्यान में रखते हैं। रीजन बेस्ड ऑन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, रीजन बेस्ड ऑन कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक, रीजन बेस्ड ऑन अमलगेशन ऑफ फिजिकल एंड कल्चरल वेरिएबल्स। इस आधार पर हम 2 भागों में रीजन को बांटते हैं, एक पहला फॉर्मल और दूसरा फंक्शनल। फॉर्मल के अंतर्गत कई प्रकार के क्षेत्र होते हैं, जैसे भौतिक प्रदेश। अब भौतिक प्रदेश को हम कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे लैंड फॉर्म में देखेंगे हिमालय, विंध्य, अरावली, यहाँ पर जो लैंड फॉर्म का विशेषता होगा वो करीब समान होगा। अब क्लाइमेट में जैसे तापमान के आधार पर हम अगर क्षेत्रों को बांटते हैं तो मानसूनी, भूमध्यरेखीय जलवायु, इस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। सांस्कृतिक प्रदेश, यहाँ पर धर्म, भाषा आदि के आधार पर जो क्षेत्र, जो प्रदेश का विभाजन होता है उसे सांस्कृतिक प्रदेश कहा जाता है। जैसे नेपाल एक है, हिंदू राष्ट्र है, यहाँ पर हिंदू धर्म के पालन होता है। अब श्रीलंका और चीन में देखें कि यहाँ बौद्ध धर्म का पालन अधिक किया जाता है, वहाँ लोग बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग ही अधिकांशतः पाए जाते हैं। अब भाषा के आधार पर देखें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, आसाम। जैसे तमिलनाडु में तमिल बोलने वालों की संख्या अधिक है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलने वालों की संख्या है, केरल में मलयालम बोलने वालों की संख्या, और आसाम में असमिया बोलने वालों की संख्या। इसलिए भाषा के आधार पर भी हम प्रदेशों का अलग अलग विभाजन कर सकते हैं। अब राजनीतिक प्रदेश वो होगा जो कि वेल डिफाइंड उसका होगा, उसका जो सीमा होगा वो स्पष्ट से मालूम होगा, लेकिन वो बदलते रह सकता है, ये फिक्स नहीं रहेगा, और कभी कभी हो सकता है कि उसको फेंसिंग करके वो विभाजन का भी रेखा को स्पष्ट किया जाए। मैंने कहा कि यह बदलते रहता है, जैसे कि 1990 से पहले पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी 2 भाग थे, उनके बीच में एक बर्लिन दीवार था। 1990 में जब बर्लिन दीवार ढा दी गई तब दोनों जर्मनी एक मिलकर एक हो गया। उसी तरह भारत पाकिस्तान, जब ब्रिटिश काल था तो उस समय भारत पाकिस्तान सब एक एरिया में था। अब जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो उस समय भारत और पाकिस्तान के विभाजन भी उससे पहले हो गया और भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा बदल गई। इसी प्रकार 1971 में पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान
ये जब दोनों अलग हुआ उस समय भी उन लोगों की सीमा रेखा बदल गई। आर्थिक प्रदेश, इसी प्रकार आर्थिक रूप से भी हम क्षेत्रों को, प्रदेशों को बांट सकते हैं। अब आर्थिक प्रदेश में आप देखेंगे वहाँ पर भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी के आधार पर हम क्षेत्रों को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। जैसे कोई एक क्षेत्र होगा जहाँ पर भूखमरी काफ़ी कम होगी, बेरोजगारी काफ़ी कम होगी, वो क्षेत्र ऐसा विकसित क्षेत्र होगा, जैसे अमेरिका, जापान, जर्मनी इत्यादि को आप रख सकते हैं। उसी तरह विकासशील क्षेत्र जहाँ पर भूखमरी धीरे धीरे कम हो रही है, गरीबी कम हो रही है, बेरोजगारी कम हो रही है, उसको हम विकासशील क्षेत्र कहेंगे, जैसे भारत को इसके अंतर्गत आप रख सकते हैं। अविकसित क्षेत्र जहाँ पर कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार होते हैं, वहाँ आधारभूत संरचना नहीं होगी, लोग बहुत गरीब होंगे, भूखमरी होगी, जैसे कि सोमालिया या अफ्रीका के और भी कुछ राष्ट्र, कुछ कंट्री हैं, उसको आप इसके अंतर्गत मान सकते हैं। संसाधन प्रदेश, संसाधनों को चिन्हित कर उस आधार पर निवेश किया जाता है और उद्योगों का विकास करने की नीति अपनाई जाती है। और इस प्रकार जैसे कि आप झारखंड में खनन अधिक है और उसको खनन के आधार पर वहाँ पर उद्योगों की स्थापना की गई है। इस प्रकार संसाधन प्रदेश को भी अलग अलग हम बांट सकते हैं। उषा नगरीय प्रदेश, नगरीय प्रदेश जो फंक्शनल, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, प्रशासन, वितरण, खपत इत्यादि आधार पर इसको नगरीय प्रदेश को हम बांट सकते हैं। देशों हायरार्की स्ट्रक्चर, और इस प्रकार नगर भी जो होते हैं वो पदानुक्रम शो करते हैं। कृषि प्रदेश, कृषि के आधार पर भी प्रदेशों को हम बांट सकते हैं। जैसे भारत में पंजाब, हरियाणा इत्यादि जो है वो, जैसे मान लीजिए वो गेहूं का अधिक उत्पादन करते हैं तो वो कृषि प्रदेश हो गए। उस तरह बंगाल में चावल की खेती, धान की खेती अधिक होती है तो वो भी कृषि प्रदेश के अंतर्गत आता है। अब जैसे क्यूबा है, क्यूबा में चीनी बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है, उसे भी एक प्रदेश में बांट सकते हैं। उसी तरह उद्योगों के आधार पर भी हम औद्योगिक प्रदेश को बांट सकते हैं, उद्योगों की बहुलता के आधार पर देखकर। जैसे हुगली बेसिन में बहुत सारे उद्योग पाए जाते हैं और उसे हम एक औद्योगिक प्रदेश के रूप में कह सकते हैं। मुंबई, अहमदाबाद, यहाँ बहुत सारे उद्योग पाए जाते हैं और छोटे उद्योगों की बहुत ज़्यादा भरमार है। टोक्यो, कोबे, योकोहामा जापान के ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कि उद्योगों की बहुतायत पाई जाती है। इंग्लैंड में बर्मिंघम और लंदन, ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कि उद्योगों की प्रधानता है और ऐसे क्षेत्रों को औद्योगिक प्रदेश कहा जाता है। मेंटल रीजन ऐसा होता है जिसको कि लोगों के दिमाग में जो बैठा होता है उस प्रकार से अपने आप को वो क्षेत्र को परिभाषित करते हैं। जैसे अब लोगों के दिमाग में बैठा होगा कोई एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे कम्युनिस्ट का दिमाग में बैठ गया तो वो समझेंगे कि वो एरिया का जो है वो कम्युनिस्ट प्रदेश है। जैसे कि कुछ लोगों के दिमाग में है चीन और रसिया, ये कम्युनिस्ट प्रदेश है, तो उनका दिमाग में जो उस अनुसार से वो अलग अलग क्षेत्र को अलग अलग रूप में देखेंगे और यह भी इसका भी बदलाव होते रहता है। फंक्शनल रीजन विशिष्ट कार्यों की लिस्ट और सेवाओं का आदान प्रदान होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, दिल्ली एनसीआर का एक उदाहरण दिया है। दिल्ली एक विकसित क्षेत्र है और एनसीआर ऐसा क्षेत्र है जो कि उसको सेवाएं प्रदान करता है, अर्थात वहाँ पर दिल्ली जो है वो सेवाओं को प्राप्त करने वाला और एनसीआर सेवाओं को प्रदान करने वाला क्षेत्र है और इस प्रकार वो फंक्शनल एरिया के अंतर्गत पाया जाता है। नियोजन प्रदेश ऐसा होता है जहाँ पर कि केंद्र या राज्य सरकार या कोई भी वहाँ पर जो विकास करने वाली बॉडी होती है वो उस क्षेत्र को पहचान कर वहाँ पर नीतियों का समुच्चय लागू करता है और इस प्रकार उस क्षेत्र में वहाँ पर प्रयास किया जाता है कि उसको कैसे उस क्षेत्र को हम अपने जो भी कार्यक्रम है, अपने जो भी नीति हैं उसके अनुसार उसको कैसे विकसित क्षेत्र करें, उसको विकास करें और वहाँ के लोगों का जीवन स्तर को उठाएं। धन्यवाद।